बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के 5वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कहते हैं, ये एटम के अंदर किस तरह से मौजूद होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनकी लोकेशन के हवाले से कुछ साइंटिस्ट ने अपने मॉडल पेश किए। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया अर्ली टाइम में, वो हमारे पास कौन सा था जी? जे थॉमसन था। उसने 1904 के अंदर एटम का एक स्ट्रक्चर पेश किया। उस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उसने जो मॉडल पेश किया उसको उसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है स्टूडेंट, इसके मुताबिक उसने क्या कहा? उसने कहा कि एटम जो है वो एक स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रक हुए हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके अंदर स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, लाइक प्लम इन द पुडिंग। जिस तरह से एक स्वीट डिश है हमारी, उसमें हम बादाम वगैरह डालते हैं या किशमिश डालते हैं, तो वो पूरी प्लेट जो है उसने कहा कि वो एक एटम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो आपने बादाम डाले हुए हैं या आपने किशमिश डाली हुई है, वो आपके जो है ना जिस तरह से वो मौजूद होते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसी तरह से एक एटम जो स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस मॉडल को उसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल, लाइक प्लम इन द पुडिंग। उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने इस मॉडल को गलत साबित किया, जो कि पेश किया गया था जे थॉमसन की तरफ से। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने बहुत बारीक तह वर्क के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, और उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व किया कि जब उसने अल्फा पार्टिकल की बौछार की उस गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास होके आगे जाके टकराए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जिसका मतलब ये था कि एटम का जो साइज है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, वो इन साइड से ज्यादा खाली है, एम्प्टी, मतलब ज्यादा स्पेस है एटम के अंदर। चंद एक टकरा के मुड़ गए, तो उसने कहा कि एटम के सेंटर में कोई चीज मौजूद है, और चंद एक टकरा के बिल्कुल वापस मुड़ आया, तो उसने कहा कि एटम के सेंटर में जो चीज मौजूद है वो बहुत सख्त है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। बाद में उसने उस सेंटर वाली चीज को जिसको उसने कहा कि सख्त है, ठीक है, और उसका साइज भी बहुत छोटा है, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। साथ में उसने ये भी बताया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिससे एटम टकरा के वापस लौट आते हैं, वहीं पर इकट्ठे नहीं होते, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में हमें रदरफोर्ड ने बताया, और इसने कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो दो पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। एक को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, जो सेंटर होता है, टिनी होता है, बहुत छोटा होता है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरे को उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का नाम दिया। इसको उसने किसका नाम दिया? इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये बाहर वाला जो खाली स्ट्रक्चर है, इसको उसने कहा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, और उसने ये बता दिया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और सारे का सारा एटम का जो मैस होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैवी पार्टिकल्स हैं एटम के, वो दोनों कहां पर मौजूद हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यहां तक इसने बता दिया था, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व करते हैं, कहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की? रदरफोर्ड ने की। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, वोहर, उसने एक मॉडल पेश किया जिसको हम वोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। उसने हाइड्रोजन एटम को अपनी स्टडी के अंदर इस्तेमाल किया, तो हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल है वही हमारे पास वोहर एटॉमिक मॉडल है। वो कब पेश किया गया? वो 1913 के अंदर पेश किया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें हमें वोहर ने ऑर्बिट्स के बारे में बताया। न्यूक्लियस के बारे में तो हमें यहां तक पता चल गया था, वोहर ने हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताया कि जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जिन रस्तों पर वो रिवॉल्व करते हैं उनको हम शेल्स कहते हैं, उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। आज का हमारा यही बोहर एटॉमिक मॉडल का टॉपिक है, इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आजकल मॉडर्न मॉडल मौजूद है एटम का, उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एज क्लाउड्स हैं, इनकी कोई 100% सर्टेनिटी नहीं है कि ये कहां पर मौजूद होते हैं। ये मॉडर्न मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि इसमें कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद होते हैं। प्रोबेबिलिटी कही जाती है कि इतना हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर हो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतने दूर हो। प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो ये मॉडल मॉडर्न है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इसको ड्रा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है वो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने कहा कि बोहर ने हमें ये बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गोल रास्तों के अंदर, मदारों के अंदर हरकत करते हैं। उन मदारों को हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, उनको शेल्स का नाम देते हैं, उनको एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, गर्दिश करते हैं, इन द सर्कुलर paths around the nucleus, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स। कि न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और उन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं, these paths, ठीक है, these paths are called, इनको हम क्या कहते हैं जी, शेल्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इनको क्या कहते हैं, शेल्स, या इनको आप दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है जी, ऑर्बिट्स, या इनको हम एक और नाम भी देते हैं, एनर्जी लेवल्स। क्या नाम देते हैं जी, एनर्जी लेवल्स। के वो रास्ते न्यूक्लियस के गिर्द, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, ये वो रास्ते हैं और ये न्यूक्लियस के गिर्द हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन रास्तों को शेल्स कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो न्यूक्लियस के करीब होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसको हम फर्स्ट शेल कहते हैं, ठीक है। उसमें उसकी n की वैल्यू क्या होगी, n = 1, ठीक है, और इसको हम फर्स्ट शेल कहते हैं, ठीक है। यहां पर मैं अगर लिख दूं कि n यहां पर 1 है, इसको हमने फर्स्ट शेल कहा, और फर्स्ट शेल का जो नाम है हमारे पास वो क्या है जी, के। फर्स्ट शेल का नाम क्या है जी, के। उसका नंबर कौन सा है, पहला। इसके बाद जो आएगा उसके n की वैल्यू क्या होगी, 2। उसके n की वैल्यू क्या होगी, 2, और इसको हम किसका नाम देंगे जी, सेकंड शेल। इसका नाम क्या हो जाएगा जी, सेकंड शेल, और इसका नाम क्या है, के के बाद आता है l, ठीक है। पहले शेल का n की वैल्यू 1, क्योंकि उसका नंबर 1 है। n नंबर ऑफ शेल को जाहिर करता है कि कौन सा नंबर होगा शेल का, पहला है, दूसरा है। n की वैल्यू 2 है तो शेल नंबर 2 होगा, n की वैल्यू 3 है तो शेल नंबर 3 होगा, n की वैल्यू 4 है तो शेल नंबर 4 होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 है, उसको हम फर्स्ट शेल कहते हैं, और उसका नाम क्या है, के शेल। n की वैल्यू 2 है, ठीक है, इसको हम सेकंड शेल कहते हैं, और इसका नाम क्या है, l शेल। इसी तरह से हमारे पास अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है जी, 3, तो इसको हम कहते हैं n = 3, इसका जो थर्ड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, थर्ड शेल, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, m से, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास n की वैल्यू अगर 4 है तो इसको हम कहते हैं कि n = 4, और इसका फोर्थ शेल हो जाएगा, और इसका जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं जी, n शेल। इसका नाम क्या है जी, n शेल, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला n1 फर्स्ट शेल, के शेल, उसका नाम हो गया। n2 सेकंड शेल, l शेल, ठीक है। उसके बाद n3, ठीक है, थर्ड शेल और m शेल। n4 फोर्थ शेल, और आपके पास है m शेल। ये इनके नाम है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद ये जो n1 है, इसकी जो एनर्जी होगी इस शेल की, उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। n1 की जो हमारे पास एनर्जी है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, E1 से। इसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे E1 से। जो हमारे पास n2 है, इसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे E2 से, ठीक है। हमारे पास जो n3 है, इसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे E3 से। इसी तरह से हमारे पास जो n4 है, इसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे E4 से, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अलावा एक और बात कि इस जो न्यूक्लियस के करीब होगा शेल, उसकी जो एनर्जी है उसको हमने E1 कहा, E2 फिर आएगा, फिर E3 आएगा, E4 आएगा। तो जितना शेल दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी,
तो सबसे दूर कौन सा है N4, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कौन सा है N3, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो पहले दोनों से ज्यादा होगी, जो इसकी एनर्जी होगी वो पहले से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एनर्जी का अगर हम शो करें तो यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे कि E4 जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद E3 है, उसके बाद E2 है और इसके बाद E1 है। कि सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब बाहर वाले शेल की होगी जो जितना दूर होगा, उसके बाद जो एनर्जी होगी वो हमारे पास उससे बाद में आने वाले की होगी, फिर उससे अंदर वाले की होगी, फिर उससे अंदर वाले की होगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक और चीज कि यहाँ पर जो एनर्जी शेल है, मतलब E1 है तो पहला शेल है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, E2 है तो इसकी भी एनर्जी फिक्स्ड होगी, E3 है तो इसकी भी एनर्जी फिक्स्ड होगी, E4 है तो इसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी। इसका मतलब क्या है कि हर शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है और उस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी फिक्स्ड होती है। मतलब पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, जो दूसरे शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, जो तीसरे शेल में पाए जाने वाले हैं उनकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। इसी तरह से चौथे और इसी तरह से पांचवें की भी हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमने और क्या बात करनी है जी, अब हम देखेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इनके गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं, जिन सर्कुलर पास में करते हैं उनको हम क्या कहते हैं शेल्स। अब हम देखेंगे कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, के एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 4 शेल को डिस्कस किया है क्योंकि हमारी बुक में यही 4 मेंशन है, तो हम उन्हीं चारों को देखेंगे। ठीक है, तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल को फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट ने एक फार्मूला डिवाइस किया है जिसको हम 2n² फार्मूला कहते हैं। इसकी मदद से हम बताएंगे कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n² फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो n है वो शेल नंबर को जाहिर करता है। ठीक है, N1 है तो हमने कहा कि K शेल है, N2 है तो हमने कहा L शेल है, N3 है तो हमने कहा M शेल है, N4 है तो हमने कहा N शेल है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास N की वैल्यू 1 है, वो कहता है कि N की वैल्यू आपके पास 1 है, अब बताएं इसका शेल का नाम क्या है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले शेल को हम क्या कहते हैं K शेल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी K शेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बताएं, तो आपने किस तरह से बतानी है, यही फार्मूला लिखना है कि 2n²। हमारे पास फार्मूला क्या है 2n², और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस केस में 1 है, तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो वो आप वैसे ही लिख दें। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आता है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पहला शेल होता है जिसमें n की वैल्यू 1 होती है और उसका नाम K शेल होता है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से हम दूसरे का भी फाइंड करेंगे कि n हमारे पास क्या आ जाएगा अब 2, इसका नाम क्या होता है दूसरे शेल का L शेल। ठीक है, इसके लिए भी वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर 2, अब n की वैल्यू कितनी है 2, अब n की जगह पे आप क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो वैसे ही रहने दें। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास L शेल है जिसका n की वैल्यू 2 है और उसका नाम L शेल है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 8, पहले में कितने आते हैं 2। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरे का भी फाइंड करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। ठीक है, उसका नाम क्या है M शेल। ठीक है, फार्मूला फिर वही लगाना है 2, अब आपके पास n की वैल्यू कितनी है 3, n की जगह पे आप क्या लिख देंगे 3, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि हमारे पास जो शेल होता है M शेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 18 आते हैं। इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, n = 4, इसका नाम क्या है जी N शेल। अब यहाँ पर उसी फार्मूले में आप पुट कर देंगे 2 × 4, अब 4 आ गई तो इसका स्क्वायर हो गया, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने डिस्कवर कर लिए कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, आपसे सिंपली पूछा जाए कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप कहेंगे 2। ठीक है, L शेल में कितने आएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। ठीक है, N शेल में कितने आएंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसी तरह से हमारे पास जो N शेल है उसमें कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं ये फर्दर आगे डिवाइडेड हुए होते हैं सब शेल्स के अंदर, मतलब हर शेल के आगे मजीद सब शेल होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास शेल का नंबर है,
मतलब n1 है तो उसमें सब शेल की तादाद भी 1 होगी, n2 है उसमें सब शेल की तादाद भी 2 होगी, n3 है तो उसमें सब शेल की तादाद भी 3 होगी, n4 है तो उसमें सब शेल की तादाद भी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है ऊपर कि अगर हम कहते हैं हमारे पास n1 है, ठीक है, इसको हमने नाम किसका दिया है, के शेल का नाम दिया है, और मैंने अभी आपको कहा है कि अगर हमारे पास n1 होगा हमारे पास सब शेल भी कितने होंगे, 1 होगा, और वो कौन सा होगा, s होगा। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि n हमारे पास 2 है, शेल नंबर 2 है जिसका नाम क्या है जी, l शेल। अब इस शेल का नंबर 2 है तो इसमें सब शेल भी 2 होंगे, ये पहले भी बता चुका हूं, तो कौन कौन से होंगे, s एंड p। ठीक है, इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू कहते हैं हमारे पास 3 है, इसका नाम क्या है जी, m शेल। ठीक है, अब इसमें सब शेल भी कितने होंगे, 3, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां पर कौन कौन से होंगे, s p और d। इसी तरह से हमारे पास अगर n की वैल्यू हम कहते हैं 4 है, इसका नाम क्या है, n शेल, तो इसमें जो सब शेल होंगे वो कौन कौन से होंगे, s p d एंड f। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से दोबारा आप देख लें, n1 है तो एक सब शेल है s, n2 है 2 है, कौन कौन से, s और p, n3 है तो 3 है, मतलब जो n का नंबर होगा उतने ही उस शेल में सब शेल होंगे। कौन कौन से होंगे वो आपने इस तरह से याद करने हैं कि पहले में 1 है तो s, दूसरे में 2 है तो s और p, तीसरे में 3 है तो s p d, चौथे में 4 है तो s p d और f। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि के शेल में कितने सब शेल हैं, 1, एल शेल में कितने हैं, 2, एम शेल में कितने हैं, 3, एन शेल में कितने हैं, एसपीडीएफ। इधर से पूछा जाए तब भी आपको पता हो, ये सिर्फ ये बताया जाए तब भी आपको पता हो, क्योंकि आपको पता है कि n1 है तो के, n2 है तो l, n3 है तो m, n4 है तो n। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो सब शेल्स हैं इनमें से हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, मतलब हमारे पास s है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, p है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब शेल्स, के हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, s सब शेल, उसके बाद क्या है जी, p सब शेल, फिर क्या है d, और फिर क्या है f। तो s सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो p है इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, इसके बाद d है तो इसमें कितने आ सकते हैं, 10, और इसके बाद f है तो इसमें कितने आ सकते हैं, 14। ठीक है स्टूडेंट, 2 4 का डिफरेंस आ रहा है। आपने जब सब शेल की अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को याद करना है तो आपने 2 से शुरू करना है और 4 4 का डिफरेंस देते जाना है। पहला हमारे पास s है तो उसमें 2 होते हैं, दूसरा हमारे पास p है, 4 ऐड कर दें तो टोटल 2 और 4 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास d है तो 6 में 4 ऐड कर दें तो 10 इलेक्ट्रॉन d में आते हैं। उसके बाद हमारे पास f है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हर एक एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं, एफ में कितने आते हैं, ये सब शेल की बात हो रही है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैं आपको उधर निकाल के दे चुका हूं कि के शेल में 2 आते हैं, ठीक है, एल शेल में 8 आते हैं, इसी तरह से एम शेल में 18 आते हैं, और एन शेल में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये हमारे पास टॉपिक था। हो सकता है कि आपको थोड़ा लेंथी हो गया हो, लेकिन इसको हमने डिटेल में स्टडी करना था और हमने इसको डिटेल के अंदर स्टडी किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप इसमें आसान पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द और करेक्ट आंसर बताया जाए। अल्लाह हाफिज।